चलिए आज मलेरिया को पूरी तरह से समझते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में जानना खासकर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। हम इसकी माइक्रोबायोलॉजी से लेकर फार्माकोलॉजी तक, यानी परजीवी के जीवन चक्र से लेकर इसके इलाज तक हर पहलू पर बात करेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले मलेरिया का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसके परजीवी की पूरी लाइफ साइकिल को समझेंगे, इसके बाद लक्षणों, निदान के तरीकों और आखिर में इलाज और रोकथाम पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे पहले मलेरिया की बिल्कुल बेसिक बातें समझते हैं कि ये है क्या और असल में होता किससे है। एक छोटा सा मच्छर क्या कर सकता है? ये सवाल सुनने में तो बहुत ही आम लगता है, लेकिन यकीन मानिए भारत में ये एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम की जड़ है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 15 लाख। भारत में हर साल मलेरिया के करीब करीब इतने मामले सामने आते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है और यही बताता है कि इस टॉपिक को समझना कितना क्रिटिकल है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, पर नहीं। असली विलन एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। मादा एनोफिलीज मच्छर तो सिर्फ एक कैरियर है, एक वेक्टर, जो इस पैरासाइट को एक इंसान से दूसरे तक पहुंचाती है। इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट की भी कई प्रजातियां हैं, लेकिन भारत में 2 सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। एक है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जो काफी आम है, और दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये दूसरा वाला सबसे खतरनाक और जानलेवा माना जाता है, इसलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो अब चलते हैं माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया में। ये पैरासाइट वाकई में बहुत चालाक है। ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल 2 अलग अलग होस्ट्स में पूरी करता है, एक इंसान और दूसरा मच्छर। चलिए इसके इस दोहरे जीवन को करीब से देखते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी एक इन्फेक्टेड मच्छर के काटने से शुरू होती है। वो हमारे खून में स्पोरोजॉइड्स छोड़ता है जो सीधे हमारे लिवर में पहुंच जाते हैं। वहां वे चुपचाप अपनी संख्या बढ़ाते हैं और मेरेजॉइड्स में बदल जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। ये मेरेजॉइड्स लिवर से निकलकर हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज पर हमला करते हैं, उनके अंदर और बढ़ते हैं और फिर आरबीसीज को फोड़कर बाहर आ जाते हैं। इनमें से कुछ पैरासाइट्स नर और मादा गैमेटोसाइट्स बन जाते हैं, और जब कोई दूसरा मच्छर इस इन्फेक्टेड इंसान को काटता है तो ये गैमेटोसाइट्स मच्छर के अंदर चले जाते हैं और ये पूरा साइकिल फिर से शुरू हो जाता है ना, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो जब ये सब शरीर के अंदर चल रहा होता है तो हमें महसूस क्या होता है, हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करता है? चलिए इसकी पैथोलॉजी और लक्षणों को समझते हैं। एक बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये कि लक्षण तुरंत नहीं दिखते। मच्छर के काटने और पहले लक्षण के बीच करीब 10 से 15 दिन का गैप हो सकता है। इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जब पैरासाइट लिवर में मल्टीप्लाई हो रहा होता है। मलेरिया का सबसे क्लासिक लक्षण है इसका साइक्लिकल पैटर्न, मतलब एक चक्र में ठंड और कंपकंपी के साथ तेज बुखार आना, और फिर जब बुखार उतरता है तो बहुत ज्यादा पसीना आना। ये चक्र ही मलेरिया की सबसे बड़ी पहचान है। अब सवाल ये है कि ये बुखार और ठंड का चक्र होता क्यों है? इसका सीधा कनेक्शन है हमारे रेड ब्लड सेल्स के फटने से। जब भी इन्फेक्टेड आरबीसीज एक साथ फटते हैं तो खून में ढेरों नए पैरासाइट्स और टॉक्सिन्स फैल जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इसी पर तेजी से रिएक्ट करता है, जिससे कंपकंपी और तेज बुखार होता है। और अगर मलेरिया का इलाज सही समय पर ना हो, खासकर फैल्सीपेरम मलेरिया का, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इन्फेक्शन दिमाग तक पहुंच सकता है, जिसे सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं। बहुत ज्यादा आरबीसीज के टूटने से गंभीर अनीमिया हो सकता है, या फिर किडनी जैसे जरूरी अंग भी फेल हो सकते हैं। तो अब तक हम समझ ही गए हैं कि सही और तेज डायग्नोसिस कितना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। डायग्नोसिस के मेनली 2 तरीके हैं। पहला है माइक्रोस्कोपी या ब्लड स्मीयर। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि इससे पैरासाइट की प्रजाति और इन्फेक्शन का लेवल दोनों का पता चल जाता है। दूसरा है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी आरडीटी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बहुत तेजी से कुछ ही मिनटों में रिजल्ट दे देता है। ये उन दूर दराज के इलाकों के लिए एक गेम चेंजर है जहां अच्छी लैब्स नहीं हैं। ठीक है, तो डायग्नोसिस हो गया। अब बात करते हैं इलाज की, और उससे भी ज्यादा जरूरी बचाव की। हम इससे लड़ कैसे सकते हैं और बच कैसे सकते हैं? ये टेबल पीवाईवैक्स के इलाज को समझाती है और ये फार्माकोलॉजी के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है।
इसमें 2 दवाइयां दी जाती हैं, क्लोरोक्वीन जो खून में मौजूद एक्टिव इन्फेक्शन को खत्म करती है, और प्राइमाक्वीन जो 14 दिनों तक दी जाती है ताकि लिवर में छिपे हुए पैरासाइट्स को खत्म किया जा सके और बीमारी दोबारा न लौटे। इसे रेडिकल क्योर कहते हैं। लेकिन जो ज्यादा खतरनाक फैल्सीपैरम मलेरिया है, उसके लिए एक ज्यादा पावरफुल ट्रीटमेंट यूज होता है। इसे कहते हैं आर्टेमिसिलिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी या ACT। ये एक तरह की कॉकटेल थेरेपी है जो बहुत असरदार है और अब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बन चुकी है। और आखिर में रोकथाम। कहते हैं ना, बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है, और मलेरिया के मामले में ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, कीटनाशक वाली मच्छरदानी यूज करना, मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाना, और सबसे जरूरी अपने आसपास पानी जमा न होने देना, क्योंकि ठहरा हुआ पानी ही मच्छरों के पनपने की जगह है। और ये तस्वीर एक बहुत बड़ी बात कहती है, मलेरिया से लड़ाई सिर्फ डॉक्टर या अस्पताल नहीं लड़ सकते, इसमें पूरे समाज की भागीदारी बहुत जरूरी है। लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, उन्हें जागरूक करना, ये सब मिलकर ही इस बीमारी को हरा सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें, जागरूकता फैलाएं और सही समय पर एक्शन लें, तो क्या हम भारत को मलेरिया मुक्त बनाने का सपना सच कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।